अब हमने अपने पिछले टॉपिक में किया हुआ था इसमें ही रेट लॉ जो है, लॉ ऑफ मास एक्शन और रेट लॉ किया हुआ था। रेट लॉ को मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ आपको। रेट लॉ की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, देखो कि रेट लॉ जो है वो था क्या हमारे पास, ठीक है। रेट लॉ भी रेट ऑफ रिएक्शन के जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। बट ये रेट लॉ जो है टेकन एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं हम रेट लॉ में। तो इसकी जो डेफिनेशन करवाई हुई थी मैंने वो थी द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली। मतलब सारे के सारे हम एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या था कि हम जो जितनी भी वैल्यूज ले रहे थे लॉ ऑफ मास एक्शन में, वो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ले रहे थे, मतलब आफ्टर बैलेंसिंग रेज टू पावर, ठीक है। मतलब मोलर कंसंट्रेशन के रेज टू पावर हम क्या ले रहे थे, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को ले रहे थे, जो एक डेफिनेट था। क्योंकि कोई रिएक्शन लिखना है हमने, उसको बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग करने के बाद जो कांस्टेंट आएंगे उनको क्या बोला था हमने, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। जो स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे उनको ही हमने रेज टू पावर किया हुआ था लॉ ऑफ मास एक्शन में। बट रेट लॉ में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो रेट लॉ में हमने ये किया होता, देखो रेट लॉ आपने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये रेट लॉ की डेफिनेशन मैंने आपको ये ऐसे करके लिखा था कि ए और बी दिस गिव्स द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ यहां पे आप लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ रेट इज इक्वल टू, रेट किसके इक्वल आ जाएगी, k इंटू ए रेज पावर p और v रेज पावर क्या आ जाता है हमारे पास, q। हियर p एंड q आर कोएफिशिएंट, ठीक है, ये बताया था मैंने। p q आर रिएक्शन कोएफिशिएंट या रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ठीक है, आर कोएफिशिएंट विद whose values are equal, मतलब ये P और Q की वैल्यू देखो मैंने कल लिखवाया हुआ था, ये कोएफिशिएंट इनकी वैल्यू, ये स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये यहाँ पे मैं A और B ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके A और B और B क्या है हमारे पास, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और P Q जो है वो मतलब रिएक्शन कोएफिशिएंट है, यहाँ से जो रेट लॉ से आए हुए हैं। P Q की वैल्यू A B के इक्वल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये किया हुआ था हमने रेट लॉ में। अब नेक्स्ट आ जाता है, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आज जो करेंगे हम, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या होते हैं, उनको करना है हमने। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद हम मॉलिक्यूलरिटी करेंगे, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच का डिफरेंस करेंगे, और इसके बाद जो उसमें छोटे छोटे से कुछ एक न्यूमेरिकल्स आते हैं वो करेंगे रेट लॉ से रिलेटेड। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है, देखो इट इज द सम ऑफ, it is the sum of the coefficient of, sum of the coefficient of reacting species, sum of the coefficient of reacting species which are taken from rate law equation, कहां से लिए गए होंगे, रेट लॉ इक्वेशन से लिए गए होंगे, ठीक है, विच आर टेकन फ्रॉम रेट लॉ इक्वेशन। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसी रिएक्शन को रिएक्शन लिखूं, देखो लेट ए रिएक्शन ऐसे करके मैंने ये लिख दिया, देखो A प्लस B ऐसे करके, यही ऊपर वाला रिएक्शन देखो प्रोडक्ट है, ठीक है, एट अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ऊपर वाले को भी लिख सकते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ के अकॉर्डिंग क्या आ जाता है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ
अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग देखो रेट जो है, रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास, k इंटू ए रेज पावर p और v रेज पावर क्या आ जाएगा हमारे पास, q। मतलब p और q जो है वो कोएफिशिएंट है जो a और b के इक्वल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो देन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो इसी केस में k क्या आ जाता है हमारे पास, रेट कांस्टेंट आता है। इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे देखो रे की, जो k है हमारे पास। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू p प्लस q, मतलब इनका सम, जो सम करके आएगा वो क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। आपने ये p प्लस q जो है ये लिख लिया, ठीक है। मैं आपको रेट कांस्टेंट k की कुछ एक प्रॉपर्टीज बताता हूं। देखो आपने यहाँ पे थोड़ा सा लिखना है, देखो साइड में प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट k, ठीक है। ये आपने याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। फर्स्ट प्रॉपर्टी है देखो प्रॉपर्टीज ऑफ, इसके नीचे लिख लो, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे लिख लो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ रेट कांस्टेंट जो है फर्स्ट आ जाती है हमारे पास कि रेट कांस्टेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, देखो रेट कांस्टेंट इज independent to the concentration of reacting species, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है देखो जो रेट कांस्टेंट है हमारे पास, रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट throughout the reaction, yes, throughout the reaction ही करते हैं ना, मतलब होल ओवर रिएक्शन यदि थ्रू आउट हो रहा है, देखो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, उस सारे केसेस में जो रेट कांस्टेंट की वैल्यूज होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है, रेट कांस्टेंट रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब होल ओवरऑल रिएक्शन में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तीसरा आपने पॉइंट लिखना है देखो इसमें कि द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, चलो मैं लिखवाता हूं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट increases with the value of rate constant increases with increase in temperature, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है इसमें, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट इज डिफरेंट for different order of reaction, for different order of reaction, मतलब डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के लिए जो यूनिट्स होंगे रेट कांस्टेंट के वो भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, वो हम अभी करेंगे, ठीक है।
तो अब नेक्स्ट चलते हैं। देखो मैं आपको इस टॉपिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में आए थे हम। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो यहाँ पे देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बताया कि इट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज व्हिच आर टेकन फ्रॉम द रेट लॉ इक्वेशन। मतलब हमने रेट लॉ इक्वेशन से ही लिया हुआ है ये, ठीक है, जिसमें रेट जो है वो किसके इक्वल आ जाती है, k इनटू a रेज पावर p, b रेज पावर क्या आ जाता है हमारे पास, q आ जाता है। p और q जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है, इट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नॉट। then it is the order of reaction is the sum of these coefficients which are taken from the rate law equation. Then come next in the order of reaction, types of order of reaction, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं। देखो नेक्स्ट हेडिंग है टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट आ जाता है देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, देखो आर दोज रिएक्शन in which rate of reaction does not depends upon the molar concentration of reacting species। ओके, तो मतलब आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट रहती है किसकी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। मतलब जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो अब देखो फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक, यहाँ पे H2 गैस है हमारे पास देखो, प्लस Cl2, ये आपने ये बोर्ड एग्जाम के लिए याद करते हैं, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये बोर्ड एग्जाम में आते हैं विद एग्जांपल भी देना होता है आपको। H2 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है, ये किसकी फॉर्मेशन करता है, देखो HCl, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो अब देखो एक चीज है, इस रिएक्शन को यदि हम ध्यान से सुनना है, देखो ये यदि हम इस रिएक्शन को क्या करते हैं, देखो हम सनलाइट पे नहीं लेते हैं, किसमें नहीं लेंगे, सनलाइट पे नहीं लेंगे, और इनकी H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन को हम बढ़ाते रहेंगे, ठीक है, तो HCl की फॉर्मेशन जो वो नहीं होगी, ये रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होता है। मतलब यदि हम डार्क में लेते हैं इसको, ठीक है, डार्क में लेंगे, सनलाइट पे नहीं लिया हमने, डार्क में लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन हम कितनी भी बढ़ाते रहेंगे, H2 Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे हम, तो H2 और Cl2 की कंसंट्रेशन बढ़ाने से यदि ये डार्क में है तो HCl की फॉर्मेशन कभी नहीं होगी, ओके, HCl जो है वो फॉर्म नहीं होगा। बट यदि हम क्या करते हैं, देखो ये इसको किसकी प्रेजेंस में ले लेते हैं, देखो सनलाइट पे ले लेते हैं, किसकी प्रेजेंस में लिया हमने, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ले लेते हैं इस रिएक्शंस को, तो बड़े विगरसली क्या कर जाता है, देखो यहाँ पे HCl की फॉर्मेशन हो जाती है, क्या बन जाता है, HCl, इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, ये बन जाता है हमारे पास HCl मॉलिक्यूल, 2HCl मॉलिक्यूल जो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो पूरे की पूरी रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड की, पूरे की पूरी रेट जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो प्रोसीड हुआ वो कैसे हुआ, तो रिएक्शन मतलब देखो इनकी कंसंट्रेशन हमने बढ़ाई थी जब डार्क में रखा था, तो यहां पे इनकी कंसंट्रेशन बढ़ाने से कुछ नहीं हुआ था, ओके। देन व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, एकदम से ही HCl की फॉर्मेशन हो गई।
मतलब पूरे की पूरी रेट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, सनलाइट के ऊपर, इसकी इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो रेट जो होगी हमारे पास देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू, रेट किसके इक्वल आ जाएगी, K इंटू H2 गैस। ठीक है, H2 गैस आ गई, और ये भी हमारे पास देखो ये जीरो आ जाएगा, मोलर Cl2 इसकी गैस, इसकी कंसंट्रेशन भी क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी, दैट इज 0 + 0 = 0। ओके, क्योंकि इनके ऊपर ये डिपेंड नहीं कर रही है, इनकी कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली सनलाइट के ऊपर। मतलब सनलाइट यदि होगी तो रिएक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, तो रेट इज इक्वल टू, दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब इसका जो टोटल सम है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वो क्या है, जीरो है। नेक्स्ट आ जाता है देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसमें लिखना है आपने देखो, आर दोज रिएक्शन, आर दोज रिएक्शन whose rate of reaction, whose rate of reaction depends only on one reacting species, one reacting species। या आप सिंपल लिख सकते हैं whose order of, whose sum of the coefficient is equal to 1, या whose order of reaction is 1, जिनका order of reaction क्या होता है, 1 होता है, या एक ही रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रही है, उनको क्या बोलते हैं हम, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल में करना है देखो इसमें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, फॉर एग्जांपल क्या आ जाएगा, जैसे देखो, जैसे हमारे पास NH4 अमोनियम नाइट्रेट है, ये NH4NO2, यदि हम इसको हीट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास, NH3, नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखो, N2 अलग हो जाता है और 2H2O ये बन जाता है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है देखो, रेट जो होगी, रेट किसके इक्वल आ जाएगी इसमें, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं देखो, रेट जो होगी, यहां से यहां पे लिखा मैंने, ये रेट इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगी देखो, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, K इंटू NH4NO2 1। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया हमारे पास, 1 के इक्वल आ गया है। ओके, तो ये क्या आ गया हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका ही सेकेंड एग्जांपल है देखो, यदि आप H2O2 की डिकम्पोजिशन करते हैं, H2O2, ठीक है, इसकी डिकम्पोजिशन कर दी तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, H2O और हाफ O2। तो इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है देखो, वो क्या आ जाएगा, इसमें रेट जो आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू K इंटू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, H2O2 इसके ऊपर डिपेंड करेगी, और 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास देखो, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के रिएक्शन भी होते हैं, आगे आपने थर्ड पे लिखना है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसको मैं मिटा देता हूं, आपने ध्यान से देखना है। देखो मैंने ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन करवाया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या लिखा, आर दोज रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, और फर्स्ट ऑर्डर में ओनली वन रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शंस, whose rate of reaction depends only on one reacting species। ओके, और इसके मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिए। सेकंड आगे आ जाता है देखो थर्ड पॉइंट पे, इसमें
थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, देखो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ओके, क्या आ जाता है हमारे पास? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन are those reaction in which rate of reaction depends upon the two reacting species किसके ऊपर डिपेंड करेगी? दो रिएक्टिंग स्पीसीज जो है उसके ऊपर डिपेंड करती है। ओके, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आ जाता है, टू रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जांपल देखो 2HI ये गैसेस मॉलिक्यूल में होगा, H2 गैस की फॉर्मेशन हो जाती है प्लस I2 गैस। तो इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है देखो, रेट लिख लेते हैं। देखो रेट जो होगी इसमें, रेट इज इक्वल टू K इंटू HI रेज टू पावर क्या होगा? मोलर कंसंट्रेशन है ये टू रिएक्टिंग स्पीसीज के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। इसको क्या बोला हमने? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ऐसे ही मल्टी ऑर्डर रिएक्शन मतलब थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर कैसे भी हो सकते, बट फोर्थ फिफ्थ जो है बड़े कम आ जाते हैं फिर। ठीक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा थर्ड ऑर्डर तक आएगा, फोर्थ ऑर्डर तक, बाकी ज्यादा जो है वो फिर इतने ज्यादा ऑर्डर नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आ जाते हैं हमारे पास। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में ही हमारे पास एक फ्रैक्शनल ऑर्डर आते हैं रिएक्शन, मतलब फ्रैक्शन में भी होता है। ठीक है, तो आगे जो आ जाता है देखो हमारे पास नेक्स्ट करना आपने, देखो फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन are those reaction whose order of reaction is in friction। अब देखो ये पजलिंग है थोड़ा सा। ठीक है, जिनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस में आएगी? फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शन में होगी। ठीक है, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर में आपके पास देखो जो फ्रैक्शन में आएगा हमारे पास, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जो है वो कैसे होगा? तो जो फ्रैक्शनल ऑर्डर है, फॉर एग्जांपल हम H2 गैस ले लेते हैं देखो, प्लस Br2 ये। ठीक है, ये गैसेस में ले लो या लिक्विड में, ब्रोमीन लिक्विड में भी होती है ये। ठीक है, H2 गैस, Br2 गैस, और यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ HU, ऐसे करके कर दो तो यहाँ पे क्या बन जाता है? देखो हमारे पास 2HBr, इसकी फॉर्मेशन हो जाती है। अब देखो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 1, H2 रेज टू पावर 1, और इंटू देखो प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन Br2 है हमारे पास, Vr2 में हाफ आ जाता है 1 यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। देखो पूरे का पूरा रेट लॉ ये आया है ना, 1 लिया और यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास? 1/2 लिया मैंने। ठीक है, अब ये आप बोलेंगे 1/2 कहां से आया है? ओके, तो 1/2 जो है ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंट किया है कि H2 की कंसंट्रेशन इतनी रखेंगे, Br2 की कंसंट्रेशन इतनी होगी, तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ये रिएक्शन फास्ट होगा, स्लो होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म से ये पता चलता है कि इसमें ये कितने स्टेप में हुआ रिएक्शन, और कौन सा स्टेप जो है वो स्लोएस्ट स्टेप था जब हमने कंसंट्रेशन जो वो एक्सपेरिमेंटली वहां पे जाके पुट अप की थी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, इनको रट्टा ही मारना पड़ेगा जो ये फ्रैक्शनल ऑर्डर के हैं हमारे पास। तो
यहाँ पे H2 1 आ जाएगा, Br2 क्या आ जाएगा 1/2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसमें, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कितना आ गया 3/2। तो ये क्या आया फ्रिक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यदि हम एक और एग्जांपल है, देखो इसका CH3CHO इसको लेते हैं, इसको हीट कर देंगे तो CH4 + CO बन जाता है हमारे पास। CH4 + CO कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जो है ये बन जाती है। इसमें जो रेट आएगी अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट इज इक्वल टू K × CH3CHO 3/2। ये डायरेक्टली 3/2 आ जाती है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, देखो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3/2 इसमें भी CH3CHO। वैसे ही हमारे पास एक और रिएक्शन है CO + Cl2। ठीक है, CO + Cl2 जिसमें CO डबल होता है CO। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं, देखो तीसरा जो रिएक्शन है मैं इसको मिटा दूंगा ना, यहाँ पे तीसरा ये लिख देते हैं। ये आपने बुक में देखने हैं और एग्जांपल भी। ठीक है, CO + Cl2 दिस गिव्स COCl2। तो इसमें जो रेट आती है हमारे पास, रेट इज इक्वल टू K × CO2 और Cl2 दिस गिव्स हाफ। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/2। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ गया हमारे पास, इसमें CO + Cl2। दीज आर कॉल्ड एज फ्रिक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। कौन से रिएक्शन होते हैं ये, फ्रिक्शनल ऑर्डर रिएक्शन जो है ये आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें फ्रिक्शनल ऑर्डर के बाद हम यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरेंट ऑर्डर के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिट्स जो है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, आपको ये आएगा व्हाट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन एंड गिव इट्स यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये आपने लिख लिया होगा, देखो इसको मैं मिटा दूं। नेक्स्ट इसमें ही देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, आपने एक लाइन में लिखना है, देखो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट for nth order reaction, for nth order reaction, nth order reaction। देखो nth order reaction के लिए एक चीज याद रखनी है, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड इनवर्स दिस। ये पॉइंट याद रखना है, where n is ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n क्या आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। n की वैल्यू यदि हम देखो ऑर्डर ऑफ यदि फर्स्ट ऑर्डर, देखो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू क्या कर देंगे, हम पुट 1 पुट कर देंगे। तो यहां से क्या आ जाएगी, देखो यूनिट्स क्या आ जाएंगे हमारे पास, मोल 1 - 1 n की वैल्यू 1 है, लीटर 1 - 1 सेकेंड इनवर्स which is equal to only second inverse। this is the first order reaction। ये क्या आ जाता है हमारे पास, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आ जाता है। यहां पे रेट कांस्टेंट के यूनिट किसके ऊपर आ गए, सेकेंड इनवर्स के। ओके, और वैसे ही देखो जीरो ऑर्डर के लिए फाइंड आउट करना है आपने, फॉर
जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे n की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे, 1 माइनस जीरो लीटर, 0 माइनस 1 सेकेंड इनवर्स, तो क्या आ जाएगा, मोल 1 आ जाएगा, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। इजी है ना। मतलब आपने एग्जाम के लिए क्या याद रखना है, देखो कौन सी वैल्यू याद रखनी है, ये वाली, मोल 1 माइनस एन, लीटर n माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। ये चीज आपको याद हो गई ना, फिर चाहे आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर का क्यों ना दे, और मतलब ये निकालने के लिए यूनिट्स। ओके, तो आप इसको याद करो। अब सेकंड ऑर्डर के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर के लिए n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 2 माइनस 1 और एंड सो ऑन आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जो भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया हुआ होगा आप इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता है फॉलोइंग। और इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है, देखो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, यहाँ पे ही लिख रहा हूं मैं, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या चीज है, देखो, है ना, पहले डेफिनेशन लिख लो इसको। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, it is the number of reacting species, it is the number of reacting species which collide simultaneously, which collide simultaneously which collide simultaneously with each other to form a product, मतलब सिंपल क्या है, ये क्या है सिंपल, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास, जितनी रिएक्टिंग स्पीसीज होगी उसको क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलरिटी बोल देंगे। अब हमने पीछे रिएक्शन लिखा हुआ था, देखो यदि हम ऐसे करके N2 गैस प्लस 3H2 गैस, ठीक है, दिस गिव्स द NH3। अब ये देखो इसमें एक N2 की स्पीसीज है, रिएक्टिंग स्पीसीज, और 3 क्या है, H2 मॉलिक्यूल की स्पीसीज है, एक और 3 और 1 कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये मतलब जो इसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी हमारे पास वो कितनी होगी, 4 होगी, ठीक है। वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी के केस में देखो, यूनिट से आपको लग गया ना पता, अब यहां पे क्या आ जाता है हमारे पास, देखो यदि मॉलिक्यूलरिटी, इफ मॉलिक्यूलरिटी is equal to 1, then it is called, then reaction is called unimolecular reaction। क्या बोलते हैं, unimolecular reaction। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या बोलेंगे इसको हम, ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। और दूसरा, यदि मॉलिक्यूलरिटी किसकी इक्वल होगी, मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2, तो इसको क्या बोलेंगे हम, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे ही यदि मॉलिक्यूलरिटी देखो किसके इक्वल होगी, 3 के इक्वल होगी, तो ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, और 4 होगी तो टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आ जाते हैं हमारे पास, देखो यूनिमॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर, मतलब 2।
अब मैं यदि ऐसे करके देखो 2HI, दिस गिव्स H2 गैस प्लस I2 गैस, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कितनी रिएक्टिंग स्पीसीज है यहाँ पे? टू रिएक्टिंग स्पीसीज है। तो जब टू रिएक्टिंग स्पीसीज है हमारे पास, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी हमारे पास? मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 2, और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास? मॉलिक्यूलरिटी का टॉपिक आता है। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी, ये हमारे पास देखो ये मॉलिक्यूलरिटी आ गई। और मॉलिक्यूलरिटी के बाद आपको एक क्वेश्चन आता है, देखो बोर्ड एग्जाम में पूछ देते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में डिफरेंस कैसे होगा, ये लग गया ना आपको पता। मॉलिक्यूलरिटी एक होगी तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी दो होगी तो बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ये आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो एक साइड आपने ऑर्डर लिख देना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरी साइड क्या लिख देंगे आप? मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट आपने डेफिनेशन लिख देनी है इसकी। फर्स्ट क्या करेंगे आप? डेफिनेशन लिख देंगे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है? देखो, इट इज द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ reacting species which are taken from Rydla equation, ये लिख दिया। ये डेफिनेशन है ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। और नेक्स्ट आ जाती है मॉलिक्यूलरिटी। इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, number of reacting species, it is the number of reacting species which collide, पूरी डेफिनेशन लिख दो, ठीक है, which collide simultaneously to form a product, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड है देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या हो सकता है? देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी हो सकता है। बट दूसरी साइड देखो, मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट जीरो, मतलब कोई ना कोई जो है वो वैल्यू जो है वो आएगी इसकी, है ना। मॉलिक्यूलरिटी में मतलब कोई ना कोई रिएक्टिंग स्पीसीज तो होगी, तो जीरो तो होगी नहीं, है ना। प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करनी है तो रिएक्टिंग स्पीसीज होगी वहां पे। तो थर्ड में आ जाता है देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मे बी इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी डज नॉट इन फ्रैक्शन, ठीक है।
ये फ्रैक्शन में नहीं होगी, मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू 1 2 3 4 से ही स्टार्ट होगी, ठीक है। फोर्थ आ जाता है देखो, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, in multi-step reaction, order of reaction can be determined from the slowest step, मतलब स्लोएस्ट स्टेप जो है वो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है। तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन क्या हुआ है जिनमें मतलब मैकेनिज्म ऐसे, एक रिएक्शन है, वो रिएक्शन किस में हो रहा है, 2-3 स्टेप में हो रहा है। कितने स्टेपों में हो रहा है, 2-3 स्टेपों में हो रहा है। तो 2-3 स्टेपों में जब हो रहा है कोई रिएक्शन, तो उस स्टेप में हम क्या करेंगे, जो स्लोएस्ट स्टेप होगा उसको ही क्या करेंगे, एज ए रेट डिटरमिनिंग स्टेप लेंगे, और उसी स्लो स्टेप से हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे इन मल्टी स्टेप रिएक्शन जो मॉलिक्यूलरिटी होती है, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, इन मल्टी स्टेप रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सॉरी मॉलिक्यूलरिटी of different steps are different, मतलब डिफरेंट स्टेप के लिए डिफरेंट होंगी, अलग अलग स्टेप के लिए अलग अलग से ही हम मॉलिक्यूलरिटी को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाती है हमारे पास, मॉलिक्यूलरिटी आ जाती है। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम यूनिट्स लेते हैं, मॉलिक्यूलरिटी है नो यूनिट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ रिएक्शन में कोई ना कोई यूनिट होता ही होता है, मॉलिक्यूलरिटी में कोई यूनिट नहीं होते। मॉलिक्यूलरिटी सिंपल नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ओके। तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, ये डिफरेंस आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी के बीच में। इसके बाद देखो, हाँ एक आपको क्वेश्चन आता है, कैन ओवरऑल रिएक्शन मे बी नेगेटिव, मतलब नेगेटिव ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो भी हो सकता है ओवरऑल रिएक्शन, या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। बट नेगेटिव जो होगा वो किसी ईच रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए ही होगा, इतना याद रखना है, ठीक है, कि ओवरऑल रिएक्शन जो वो नेगेटिव कभी नहीं होगा। बट जो नेगेटिव वैल्यू होगी वो किसी एक रिएक्टिंग स्पीसीज के लिए नेगेटिव वैल्यू आ जाती है, बट जो ओवरऑल रिएक्शन आएगा वहां पे भी, वो भी किस में आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा, ठीक है। तो ये आपने ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो एक होते हैं हमारे पास एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या होते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होते हैं, देखो आर दोज रिएक्शन विद प्रोसीड विद सिंगल स्टेप ओनली। क्या होंगे, देखो आर दोज रिएक्शन which proceed with single step only, with single step, मतलब एक ही स्टेप में हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एलिमेंट्री रिएक्शन। और ऐसे ही हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसका ही ऑपोजिट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और मल्टी स्टेप रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमने यदि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो एक सिंगल स्टेप का ही, उसका ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, उसकी ही सम ऑफ द कोएफिशिएंट ले लेते हैं।
उसको ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर देते हैं। बट इन मल्टी स्टेप रिएक्शन और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं, ठीक है, इसके बाद आपको देखो पूछ सकते हैं व्हाट आर एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन तो एक सिंगल स्टेप में हो जाते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होते हैं, देखो जो डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, विच प्रोसीड इन डिफरेंट स्टेप्स, उनको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होते हैं उनमें रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो होता है वो कौन सा होता है, स्लोएस्ट स्टेप होता है। ओके, तो आपने याद रखना है एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, लिख लेना इसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आप लिख सकते हैं इसको, है ना, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब जो डिफरेंट स्टेप्स में होते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और इनमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो फाइंड आउट करते हैं वो कहां से करेंगे, फ्रॉम स्लोएस्ट स्टेप से, ठीक है, कहां से, स्लोएस्ट स्टेप से ये करेंगे, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है ये आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की यूनिट आ गई, और जो भी है एक होते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, याद रखना है क्या होते हैं, स्यूडो ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो केमिकल रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो का मतलब क्या है, मतलब ढोंगी, ठीक है। तो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होते हैं, देखो लगने को तो क्या लगते हैं, हायर ऑर्डर के, बट फॉलो क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, लिख लेंगे आप, देखो इसको कि जो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होंगे वो क्या होते हैं, लगते हैं हमको कि ये हायर ऑर्डर के हैं, बट फॉलो क्या करते हैं, लोअर ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको लगेगा कि इसका 2 आएगा, बट होता क्या है, फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, ठीक है, या लोअर ऑर्डर के होते हैं। तो इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, मतलब आर दोज रिएक्शन व्हिच appears a higher order reaction but actually follow lower order kinetics, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे पास स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं। आज का टॉपिक यहाँ पे ही खत्म करते हैं। इसके बाद हम करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसमें मॉलिक्युलरिटी के बाद इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, थैंक यू।